हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल। और आज हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट कलाकार केजी सुब्रमण्यम। और एक और बात है जो कि ये बात है कि विधानसभा में भी जो हमारा नया आयोग बनने वाला था उसको पारित कर दिया गया है। तो ये गुड न्यूज़ है सबके लिए। और बहुत जल्दी टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम हो सकते हैं, संभावना पूरी है। तो आप अपनी तैयारी को और बूस्ट करिए और जितना हो सके। ये तो फ़िलहाल मैं कोशिश करूँगी कि 3-4 दिन में आपका ये ख़त्म करवा दूँ, ठीक, जो आधुनिक कला है, क्योंकि काफ़ी सारे कलाकार हैं। और उसके बाद हम मंदिरों के बारे में पढ़ेंगे, फिर मोस्ट प्रोबेबली हमारा ये ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम लगाएंगे टेस्ट सीरीज़, जो कि सुनील गोस्वामी की बोलते हैं कि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस उसमें से फंसते हैं। तो हम पूरी एक सीरीज़ जितना भी है उसमें हम टोटल उसकी पूरी सीरीज़ लगा लेंगे, ठीक। उसके बाद फिर हम और भी जो हमारे हैं यूथ कंपटीशन के, ठीक है, घटना चक्र के, उन सब के हम लगा लेंगे क्वेश्चन सीरीज़, ताकि कहीं से कोई भी क्वेश्चंस मिस ना हो, ठीक। तो चलते हैं हमारे केजी सुब्रमण्यम जी के पास, ठीक है, जिनका जन्म हुआ था 1924 में। और ये किस लिए फेमस है, इनके बारे में हम ज़्यादा डिटेल्स इसलिए नहीं पढ़ रहे क्योंकि इनके बारे में सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ें आती हैं, अदरवाइज़ बाकी इतनी सारी चीज़ें नहीं आती है। तो देखिए, केजी सुब्रमण्यम जो थे, इनकी कौन सी पेंटिंग प्रसिद्ध थी? तो द किंग ऑफ डार्क चैम्बर, ये एक भित्ति चित्र था। ये चित्र कहाँ बना हुआ है? तो लखनऊ के रविंद्रालय में बना हुआ है। कहाँ बना है? लखनऊ के रविंद्रालय में बना है, ठीक है। अब आप इसको कैसे आप रिलेट कर सकते हैं? जो केजी है ना, केजी कहाँ पे फेमस है? ये लखनऊ में फेमस है। लखनऊ के कहाँ? रविंद्रालय में फेमस है। आप इस तरह से थोड़ा सा याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ पे इनकी पेंटिंग कहाँ पे? लखनऊ के रविंद्रालय में है, ठीक है। और नाम क्या है? द किंग ऑफ डार्क चैम्बर। मध्य प्रदेश सरकार ने केजी सुब्रमण्यम को किस सम्मान से सम्मानित किया था? कालिदास सम्मान। इतने इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि बहुत लोगों को मिल चुका है। केजी सुब्रमण्यम की प्रसिद्ध पेंटिंग कौन सी है? तो स्वतंत्रता पेंटिंग है, ठीक। केजी सुब्रमण्यम चित्रकार के अतिरिक्त और क्या थे? मूर्तिकार, भित्तिकार, डिजाइनर, विचारक तथा शिक्षक। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं, बस इतना याद रखिएगा कि जो केजी सुब्रमण्यम थे वो एक विचारक भी थे, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज बाकी सारी चीज़ों सब रहते हैं, विचारक भी थे, ठीक। अब बात आती है हमारे नेक्स्ट कलाकार, जो कि नाम है जोगेन चौधरी, जिनका जन्म हुआ था 1939 में। और ये किस लिए फेमस थे? कि जोगेन चौधरी ने कला की शिक्षा किस स्कूल से ग्रहण की थी? तो कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट कलकत्ता। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जोगेन चौधरी कागज पर चित्र रचना करने के लिए किस माध्यम का प्रयोग करते थे? तो स्याही तथा मोम के रंग का, ठीक, स्याही तथा मोम के रंग का। जोगेन चौधरी का प्रसिद्ध चित्र नटी विनोदनी कहाँ है? तो भारत भवन भोपाल में है। और गणेश की छवि बनाने के लिए कौन सा प्रसिद्ध पेंटर था? तो वो गणेश चौधरी ही थे, ठीक है, जोगेन चौधरी, ठीक है। तो जोगेन चौधरी जो है वो किसकी? गणेश की छवि बनाने में फेमस थे। किसकी? गणेश की छवि, यानी कि जो गणेश के चित्र हैं उसको बनाने में फेमस थे। कौन? जोगेन चौधरी। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उनका। तो ये देखिए, द ब्लू साड़ी और सुंदरी सरीखे चित्र किसका है? तो वो जोगेन चौधरी का। द ब्लू साड़ी आ सकता है क्वेश्चन में, तो आप याद रखिएगा कि जो ब्लू साड़ी है वो जोगेन चौधरी का है, ठीक है। तो जोगन आप इस तरह से रिलेट कर सकते हैं कि जो जोगन बनते हैं वो नॉर्मली क्या है कि ब्लू साड़ी पहनती हैं, ठीक है। जो जोगन वोगन बन के घूमती है ना, वो हल्के नीले रंग की साड़ी पहन के घूमती, ठीक, इस तरह से रिलेट कर लीजिए। जोगेन चौधरी किस रंग के चितेरे थे? तो काले रंग के, ठीक है। जोगेन चौधरी किस रंग के चितेरे थे? तो वो काले रंग के। आप इसको किस तरह से रिलेट कर सकते हैं कि जो जोगेन चौधरी थे ना वो बहुत ही काले रंग के थे, ठीक है। तो किस रंग के चितेरे थे? तो काले रंग के। राष्ट्रपति भवन के चित्र संग्रहालय में वर्तमान सचिव कौन है? तो वो जोगेन चौधरी हैं, ठीक है। पता नहीं अभी है कि नहीं है, देखना पड़ेगा इनका कि, लेकिन इतना याद रखिएगा कि राष्ट्रपति भवन में के चित्र संग्रहालय के सचिव कौन थे, ठीक है। तो आपको जोगेन चौधरी नाम याद रहना चाहिए, ठीक है। अब बात आती है तैयब मेहता की। तो तैयब मेहता थोड़े से इम्पॉर्टेंट है, कभी कभार आ जाता है। तो इनका जन्म जो है वो 26 जुलाई 1925 में हुआ था। 26 में भी अगर हो सकता है 25 और 26 आएगा तो दोनों में ही सही, क्योंकि कहीं कहीं पे ये 25 मिलता है, कहीं कहीं पे ये 26 मिलता है, ठीक है। गुजरात में हुआ था, तो थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा। और जो इनकी मृत्यु है वो 2 जुलाई 2009 मुंबई में हुई थी, ये सही है, ठीक है। थोड़ा सा इनके बारे में बता देते हैं कि पत्नी का नाम इनके सकीना था, पुत्र जो है उनका नाम यूसुफ था, पुत्री का नाम हिमानी था। और ये जो थे वो चित्रकार थे, प्रभाववाद, अभिव्यंजनावाद इन दोनों के थे, ठीक।
ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या बोला है कि तैयब मेहता के कला की शिक्षा किस स्कूल से ग्रहण की थी, तो सर जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से। ठीक, कहाँ से? जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से। ये देखिए इनका एक चित्र है, काली पेंटिंग तैयब मेहता का। काली पेंटिंग, इसमें तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि बनाया क्या है। एक हाथ तो ये यहाँ से दिख रहा है पकड़े हुए, एक हाथ यहाँ से दिख रहा है। कोई बात नहीं, अब पेंटर तो हैं ही, अब जैसे भी पेंटिंग की है अब ठीक है। काली पेंटिंग तैयब मेहता, वैसे तो हम बोलेंगे कि हैं तो बहुत अच्छे चित्रकार, लेकिन चित्र क्या है वो हमें समझ में नहीं आया थोड़ा सा, लेकिन कोई बात नहीं। चलिए देखिए, तैयब मेहता के चित्र पर किस वाद का प्रभाव पड़ा था, तो अभिव्यंजनावाद का प्रभाव पड़ा था। या इम्पोर्टेंट रखिएगा, ठीक है, अभिव्यंजनावाद का। तैयब मेहता किस अंग्रेज चित्रकार से प्रभावित थे, तो डेविड हॉकनी, ठीक है, डेविड हॉकनी से प्रभावित थे, ठीक है। अब तैयब मेहता की मृत्यु कब हुई, तो 2 जुलाई 2009 में हुई थी। भारत के सबसे महंगे चित्रकार कौन थे, तो तैयब मेहता, ठीक है ना। सेलिब्रेशन चित्र किसका था, तो तैयब मेहता का। आप इसको सेलिब्रेशन का कैसे कर सकते हैं, वो तैयब मेहता का उल्टा चश्मा होता ना, उसमें क्या है कि हमेशा वो लोग सेलिब्रेट करते रहते हैं। जब देखो बस तब देखते होंगे शायद, उसमें आता है, सब टीवी में आता है। तो उसमें क्या है कि जो तैयब मेहता की पूरी टीम है वो सारी हमेशा सेलिब्रेशन करती रहती है, ठीक है। तो तैयब मेहता का रिलेशन किससे, सेलिब्रेशन है कि सेलिब्रेशन चित्र उन्होंने बनाया था। कहाँ पर है, क्रिस्टी की नीलामी में 1.5 करोड़ का बिका। अब आप ये याद तो कर सकते हैं कि 1.5 करोड़, बाप रे। आप तैयब मेहता का एक एपिसोड जो है 1.5 करोड़ का रहता है, आप उस तरह से रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। काली पेंटिंग किसकी है, तो अभी हमने ऊपर काली पेंटिंग देखा था क्या था, ठीक है। तो ये भी तैयब मेहता की है, और बिलीव करेंगे ये क्रिस्टी की नीलामी 1 करोड़ में बिकी है। कितनी, 1 करोड़ में है। हम अगर ऐसी पेंटिंग बना देंगे तो हमारी तो छोड़ो 10 रुपये में भी कोई नहीं लेगा, लेकिन कोई बात नहीं, पेंटर कुछ भी बना देते हैं तो उनकी बहुत महंगी बिकती है ना, इसलिए। चलिए कोई बात नहीं। तैयब मेहता की किस फिल्म पर इन्हें फिल्म फेयर अवार्ड मिला था, तो कुणाल फिल्म पर। किस फिल्म पर, कुणाल फिल्म पर इनको जो है मिला था, ठीक है ना। और थोड़ा सा और इनके बारे में बता देते हैं कि ये जो है पैक ग्रुप के सदस्य भी थे, ठीक है ना। और इन्होंने टेरडो फिल्म स्टूडियो में, ठीक है, बतौर फिल्म एडिटर के रूप में भी इन्होंने काम किया था। काफ़ी सारी जगह पे गए भी थे ये अपनी प्रदर्शनी के लिए। और गिरते हुए शेर इनकी प्रथम त्रिनाले, जो कि न्यू दिल्ली की स्वर्ण पदक प्राप्त हुई थी उनकी फिल्म, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीज़ें। और इन्हीं की एक फ़िल्म जो है वो 1970 में 16 मिनट की लघु फिल्म थी, ठीक है, जिसका क्या नाम था, कुणाल कुदान, ठीक है ना। और ये मुंबई की, ठीक है, प्रपुरा स्थित कलधर में फिल्माया गया था। और इनको अवार्ड भी मिला था इसमें, ठीक है। हालांकि ये सब चीज़ें इतना पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा इसको जो है याद रख सकते हैं, ठीक है ना, अदरवाइज इतना कुछ नहीं है, ठीक है ना। और ये एक ऐसे भारतीय समकालीन चित्रकार थे जिनकी पेंटिंग 10 लाख डॉलर या इसके अधिक कीमत पर ही बेची गई, कम कीमत पर तो बेची ही नहीं गई, ठीक है। सोचिए कि कितने अच्छे थे कलाकार ये, है ना। और इनकी पेंटिंग काली जो हमने दिखाया था, ठीक है, जो कि सोचिए कितने में बिकती है। चलिए कोई बात नहीं, अब हम आगे पढ़ते हैं विकास भट्टाचार्य के बारे में। इनके बारे में हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है। 1940 में इनका जन्म हुआ। विकास भट्टाचार्य किस बात से प्रभावित थे, तो अति यथार्थवादी, ठीक है, अति यथार्थवादी। तो आप इतना याद कर सकते हैं कि विकास आपका कोई दोस्त है, कोई यार है, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा अति कर देता है, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा अति कर देता है। तो ये कौन से, अति यथार्थवादी से संबंधित है। इन लोगों का किस में आएगा मालूम है, आ जाएगा कई सारा नाम, फिर उसमें आएगा ये प्रभाववाद से। कौन से इसमें से कलाकार हैं जो कि प्रभाववाद से हैं या प्रभाववाद से नहीं हैं, या अति यथार्थवाद से हैं, अति यथार्थवाद से नहीं है। इस तरह क्वेश्चन में इनका नाम आएगा, अदरवाइज बाकी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है सब, ठीक है ना। विकास भट्टाचार्य ने कला अध्ययन की शिक्षा किस स्कूल से ग्रहण की, ठीक है, तो किससे की, इंडियन कॉलेज ऑफ आर्ट एंड, ठीक है, ड्राफ्ट्समैनशिप कलकत्ता से। विकास भट्टाचार्य ने अपनी
पहली एकल प्रदर्शनी 1965 ईसा में कहाँ की थी? तो कलकत्ता में की थी। और 1971 और 72 में ललित कला अकादमी का राष्ट्रीय पुरस्कार किस कलाकार को प्राप्त हुआ? तो विकास भट्टाचार्य को ही ये प्राप्त हुआ। ठीक, चलिए अब हम अपने नेक्स्ट कलाकार के बारे में चलते हैं, जिनका नाम है ए रामचंद्र। ठीक, 1935 में इनका जन्म हुआ है और ये सिर्फ इसलिए फेमस है क्योंकि रामचंद्र के जीवन पर आधारित विक्रम सिंह की कौन सी फिल्म है? तो ये है लोटस पॉन्ड। ठीक, ये इम्पॉर्टेंट है, आप याद कर लीजिए। ठीक है, रामचंद्र के कला संसार नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो विनय भारद्वाज है। वैसे कौन सा कलाकार जो आकाशवाणी में गायक के कार्यक्रम में भाग लेता था? तो ए रामचंद्रन थे। और ययाति महाकाव्य, ठीक है, एपिक म्यूरल, काली पूजा, यादवों का अंत, नगदा का कमल, सरोवर, उर्वशी आदि चित्र इनके चित्रित किए गए हैं। ठीक है, रामचंद्रन थे, अदरवाइज इतना इम्पोर्टेंट ही है ये। चलिए चिंतामणि कर के बारे में हम बात कर लेते हैं, जो कि 1915 में इनका जन्म हुआ था और 2005 में इनकी मृत्यु हो गई थी। चिंतामणि कर किस रूप में प्रसिद्ध थे? तो मूर्तिकार के रूप में प्रसिद्ध थे। ठीक है, चिंतामणि कर की मृत्यु कब हुई थी? तो 3 अक्टूबर 2005 में हुई थी। चिंतामणि कर किस स्कूल के प्रधानाचार्य थे? तो गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट के थे। दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट के सामने लगी मूर्ति किसने बनाई थी? इम्पोर्टेंट है कि दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट के सामने जो मूर्ति लगी है वो चिंतामणि कर ने ही बनाई थी। कौन सा कलाकार था जिसने हर तरह के माध्यम में कार्य किया था? तो चिंतामणि कर थे। ठीक, तो अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट कलाकार, जिनका नाम है मंजीत बाबा। ठीक है, तो मंजीत बाबा का जन्म जो है वो 1914 दिया हुआ है, लेकिन 1914 से 2014 ये जहाँ तक मुझे लगता है कि 1941 है। ठीक है ना, इसमें गलती से दे दिया है 1914, जहाँ तक है 1941 है। 41, 51, 61, 71, 81, 91, 101, 111। हाँ, जहाँ तक मुझे लगता है कि इनका जन्म जो है, आप थोड़ा सा इसका क्लियर करके मुझे आप कमेंट करिएगा कि इनका जन्म 1914 में हुआ था कि 1941 में हुआ था। ठीक है, आप इसको क्लियर करके मुझे बताइएगा। तो ठीक, अब देखिए इनके बारे में पढ़ेंगे हम। ठीक है, मृत्यु इनकी 2008, ये तो कंफर्म है। ठीक है ना, तो अब देखिए किस चित्रकार का जन्म गौशाला में हुआ था? तो मंजीत बाबा का हुआ। तो गौशाला मतलब कहाँ? जहाँ पर गाय बांधी जाती है। ठीक है, मंजीत बाबा की मृत्यु कब हुई थी? तो 28 दिसंबर 2008 में हुई थी। कौन सा चित्रकार कैनवस के पीछे हस्ताक्षर करता था? तो मंजीत बाबा, यानी कि हस्ताक्षर करने की शुरुआत जो है कैनवस के पीछे किसने शुरू की थी? तो मंजीत बाबा ने। ठीक है, मंजीत बाबा ने कुल कितनी एकल प्रदर्शनी की थी? 60। इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। मंजीत बाबा पर केंद्रित मीटिंग मंजीत फिल्म किसने बनाई थी? तो बुद्धदेव ने बनाई थी। शाहरुख खान की फिल्म दिल में से किस चित्रकार के अभिनेता के रूप में चित्रित किया गया है? ध्यान दीजिएगा, शाहरुख खान की फिल्म दिल से, दिल से वाला गाना है ना। ठीक है, तो दिल से जो फिल्म थी, ठीक है, में किस चित्रकार को अभिनेता के रूप में चित्रित किया गया है? तो मंजीत बाबा को। इच्छाओं का काला बाग नामक पेंटिंग किसकी है? मंजीत बाबा की है। मंजीत बाबा ने किस पेंटिंग में ख्याति प्राप्त की थी? तो आइसक्रीम नामक पेंटिंग में। ठीक है, आइसक्रीम नामक पेंटिंग में। ठीक, सोहनी महिवाल पर चित्र किसने बनाया था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट मंजीत बाबा, याद कर लीजिएगा इसको। ठीक, मंजीत बाबा कैसे चित्रकार थे? तो अति यथार्थवादी। कैसे थे? अति यथार्थवादी। तो इनके बारे में थोड़ा सा कर लेते हैं। इनकी पत्नी का नाम था शारदा बाबा। ठीक है, संतान इनकी जो थे पुत्र, उसका नाम था रवि और पुत्री का नाम था भावना। ठीक है ना, और इनका जो है वो रंग था चटक रंग। चटक रंगों का ये प्रयोग करते थे। ठीक है, और साथ में ये जो है प्रसिद्ध बांसुरी वादक थे। ठीक है ना, मतलब बांसुरी ना बहुत अच्छे से ये बजाते थे। ठीक है, तो ये सूफी गायन और दर्शन में रुचि के लिए काफ़ी ज़्यादा जाने जाते थे। ये सूफी गायन नॉर्मली ये गाते थे। ठीक है, स्वामीनाथन को ये शिष्य मानते थे अपने। ठीक है, और इनके चित्रों में जो है वो सूफीवाद, ठीक है, और भारतीय धर्म का प्रभाव काफ़ी ज़्यादा आपको इसमें दिखेगा। ठीक है, और
और ये जो थे ना वो बाली और शिव से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, ठीक है। पशु पक्षी का भी इन्होंने अपनी पेंटिंग में काफ़ी ज़्यादा स्थान दिया, ठीक है। और भगवान कृष्ण को बांसुरी बजाते हुए इन्होंने कई सारी तस्वीरें बनाई, ठीक है। और एक तस्वीर में तो उन्होंने दिखाया था कि कृष्ण जो है वो कुत्तों से घिरे हुए हैं, ठीक है ना। और ये नौटंकी में भी काम किए थे जो अपने हैं बाबा, ठीक है। नौटंकी में भी इन्होंने काम किया था, है ना। और इन्होंने शेखर कपूर की जो फिल्म थी ना बेंडेड क्वीन का पोस्टर बाबा ने ही बनाया था। जो बेंडेड क्वीन नहीं थी जिसमें फुल्लन देवी को दिखाया गया था, आप देखे होंगे, फिल्म काफ़ी अच्छी है, ठीक है। उसमें शेखर कपूर भी थे। तो इसको किसने, इसका जो पोस्टर है, ठीक है, ये किसने बनाया था, तो ये मंजीत बाबा ने ही बनाया था, ठीक। तो इनकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप याद रख सकते हैं, है ना, क्योंकि इतनी सारी चीज़ों में इन्होंने किया है, तो नॉर्मल सी बात है चीज़। और इनका जो है 2005 में, ठीक है, दिल का दौरा पड़ा था, ठीक है, जिसके कारण ये क्या हुआ, कोमा में चले गए। और 3 वर्ष तक जो है वो उसी बीमारी से ग्रसित थे, कोमा में थे। और उसके बाद आखिर में 2008 में जो है इनकी दिल्ली में मृत्यु हो गई, ठीक। तो काफ़ी अच्छे थे ये, इनके बारे में पढ़ना हमने काफ़ी अच्छा पढ़ा है। चलिए आगे हम बात करते हैं कृष्णा रेड्डी के बारे में। इतने इम्पोर्टेंट नहीं है ये कृष्णा रेड्डी, लेकिन हम पढ़ लेते हैं। 1925 में इनका जन्म हुआ था और किस रूप में जाने जाते हैं, ग्राफिक चित्रकार के रूप में, ठीक है। इनके बारे में सिर्फ इतना याद रखिएगा कि ये ग्राफिक कलाकार हैं, ठीक। कौन, कृष्णा रेड्डी, ठीक। बाकी कुछ चीज़ इंपॉर्टेंट जरूरी नहीं है। इस समय कहाँ रहते हैं, न्यूयॉर्क में रहते हैं, पता नहीं अभी जिंदा है कि नहीं है, देखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद मस्खरा और लहर चित्रों के चित्रकार कौन है, कृष्णा रेड्डी। अब कौन आ गया हमारे, लक्ष्मण पे। ये थोड़े से इम्पोर्टेंट हमारे चित्रकार है, कौन, लक्ष्मण पे, ठीक है। तो इनका जन्म जो है वो 1926 में हुआ था। लक्ष्मण पे अपनी चित्र श्रृंखला को क्या कहते थे, तो प्रोजेक्ट कहते थे। क्या कहते थे, प्रोजेक्ट। प्रसिद्ध चित्र बिंब और सर्कस किसका है, तो ये लक्ष्मण पे का है, ठीक है। लक्ष्मण पे ने कला की शिक्षा किस स्कूल से प्राप्त की थी, तो जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से। तो लक्ष्मण पे किस माध्यम से कार्य करते थे, तो जल तथा तैल रंग से करते थे। उसके बाद लक्ष्मण पे ने किसका व्यक्ति चित्र बनाया था, तो अपनी माँ का तथा जवाहरलाल नेहरू का बनाया था, ठीक है ना। इनके बारे में थोड़ा सा और जानकारी ले लेते हैं। इनका जन्म जो है वो 21 जनवरी 1926 गोवा के एक, ठीक है, शाश्वत ब्राह्मण परिवार में हुआ, ठीक है ना। शुरू में क्या था कि मामा के अपने फ़ोटो स्टूडियो में काम करते थे, बाद में फिर अपने इन्होंने खुद ही बना लिया, ठीक है। और फिर ये तरक्की पे तरक्की काफ़ी करते गए ये, ठीक है। इनको पद्मश्री भी मिला था 1985 में, इनको पद्म भूषण भी मिला 2018 में, ठीक है। नेहरू पुरस्कार भी इनको मिला 1955 में। तो बहुत अच्छे चित्रकार थे ये, ठीक है ना। और इन्होंने अपनी जो है ना चित्र वो भारतीय लघु चित्रण शैली से आरंभ किया था, ठीक है। सरल तकनीक रहती थी इनकी, ठीक है। गोवा के सीधे साधे धार्मिक ग्रामीण जीवन का चित्रित करते थे ये, ठीक है ना। और इनके बारे में पैक ग्रुप में ये भाग लिए थे, लेकिन सदस्य नहीं बने थे उसके, ठीक है। भाग लिए थे लेकिन सदस्य उनके नहीं बने थे, है ना। और इनके बारे में और एक बात ये है कि ये जो है ना सूजा के साथ जुड़ाव के कारण इन्हें, ठीक है, पदावनत कर दिया गया था। बाद में इनको निष्कासित भी कर दिया गया वहाँ से, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, ये सब कुछ छोड़ छाड़ के यूरोप चले गए, ठीक है। और 1951 से लेकर के 52 तक वो लंदन में रहे, ठीक है। यूरोप के अनेक बड़े बड़े नगरों में घूमे, और लेकिन उनके ऊपर ना विदेशी प्रभाव जो है वो बहुत ही कम पड़ा, बहुत ज़्यादा कम पड़ा। वो नॉर्मली क्या था कि अपने भारतीय के लिए ही काम करते थे, ठीक है। और बाकी तो उनके बारे में बस चित्र हैं उनके जो हैं थोड़े से इम्पोर्टेंट है, बाकी इतना नहीं है। वो सितार बांसुरी भी बजाते रहते थे। लोक मुहावरों का प्रयोग करते थे वो अपने चित्रों में, ठीक है। जो लोक मुहावरे होते हैं उसका प्रयोग वो करते थे, ठीक है। चलिए अपने नेक्स्ट हम बात करते हैं गुलाम रसूल संतोष के बारे में, जो कि हमारे नेक्स्ट कलाकार हैं गुलाम रसूल। इनके बारे में अब हम पढ़ेंगे कि ये क्या है,
ठीक है, काफ़ी अच्छे हैं ये भी। अब देखिए इनके बारे में क्या है कि गुलाम रसूल संतोष की कला कैसी थी, तो तांत्रिक कला थी। क्या थी? तांत्रिक कला। गुलाम रसूल संतोष ने किसके निर्देशन में चित्रकला की शिक्षा प्राप्त की थी, तो इन्होंने की थी NS बेंद्रे। गुलाम रसूल संतोष ने अपने चित्रों में किस माध्यम का प्रयोग किया था, तो जल तथा तैल रंगों का माध्यम प्रयोग किया था। सन 1957, 1964 तथा 1973 में ललित कला अकादमी के राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया था, तो गुलाम रसूल संतोष को दिया गया था। ठीक है ना, तो ये हमारे हो गए इतने अच्छे। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट कलाकार जिनका नाम है भूपेन खक्खर। तो फ्रेंड्स हमारे जो नेक्स्ट कलाकार हैं उनका नाम है भूपेन खक्खर। ठीक है, 1934 10 मार्च को मुंबई में इनका जन्म हुआ था और 8 अगस्त 2003 में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो देखिए डॉक्यूमेंट प्रदर्शनी, ठीक है, डॉक्यूमेंट प्रदर्शनी में भारत के किस चित्रकार ने पान की दुकान का इंस्टॉलेशन बनाया था, तो भूपेन खक्खर ने बनाया था। अंतरराष्ट्रीय कला प्रदर्शनी डॉक्यूमेंटा कहाँ होती है, तो ये जर्मनी में होती है। ठीक है, लोकप्रिय छपे हुए चित्र, ठीक है, चित्रों तथा कैलेंडरों का सर्वप्रथम प्रयोग अपने चित्रों में किसने किया था, भूपेन खक्खर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, भारत में पॉप कला के चित्रकार कौन है, भूपेन खक्खर। भारत में बिंदुवादी चित्रकार भूपेन खक्खर। ठीक, तो अभी आप क्या याद रखेंगे, जो भूपेन खक्खर है, ठीक है, खक्खर बिंदुवाद से रिलेटेड है, पॉप कला से रिलेटेड है। ठीक है, पॉप कला बिंदुवादी से, ठीक, और इन्होंने कैलेंडर, ठीक है, कैलेंडर में सर्वप्रथम क्या हुआ, छपे हुए चित्रों का प्रयोग किया। ये 3 चीज़ इनके में इम्पॉर्टेंट है, अदरवाइज बाकी इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक, थोड़ा सा इनके बारे में हम और बता देते हैं। ठीक है, तो ये जो है, ठीक है, इन्होंने बंगाल शैली में काम किया था। ठीक है, इन्हें जो है वो पद्मश्री सम्मान, मतलब सब कुछ उनको भी मिला था, काफ़ी कुछ इनको मिला था। ठीक है ना, और इनकी जो है ये शंको चौधरी, KG सुब्रमण्यम जैसे शिक्षक थे, जहाँ जयराम पटेल मतलब बड़ौदा में थे ये शिक्षक। ठीक है, और वहाँ पर मतलब कई लोगों से वो मिले थे। ठीक है, जयराम पटेल से, ज्योति भट्ट, इन सबसे, राघव कनेरिया जैसे लोगों से भी वहाँ पर इनकी मुलाकात हुई थी। ठीक है ना, और इन्होंने क्या हुआ कि 1965 में, ठीक है, अपनी कृतियों की प्रदर्शनी मुंबई में आयोजित की थी, जहाँ से देश विदेश के लोग आए थे और इनके चित्रों की बहुत ज़्यादा प्रशंसा करते थे। ठीक है, और इनके जो चित्र थे ना वो दैनिक जीवन से संबंधित थे और बहुत ही निम्न मध्य वर्ग से संबंधित थे। जैसे निम्न वर्ग और मध्य वर्ग के लोग होते हैं, ठीक है, उनका जीवन इन्होंने अपने चित्रों में बनाया था। ठीक है, और इन्होंने पौराणिक कथाओं का चित्रण भी साथ में किया था। ठीक है, ये थोड़ी सी इनकी जो है इम्पॉर्टेंट है। ठीक है ना, और इन्हें जो है आधुनिक पॉप कलाकार भी माना जाता है। ठीक है ना, और एक चीज़ और इनके में इम्पॉर्टेंट है कि इन्होंने खुलेआम समलैंगिक, ठीक है, समलैंगिक विषयों को नोटिस किया था तथा इनके प्रेम जीवन को चित्रित किया था। किसने? भूपेन खक्खर ने। ठीक है ना, ये इम्पॉर्टेंट है, हो सकता है आ जाए क्योंकि थोड़ा सा अलग है। समलैंगिकता को अपने चित्रों का विषय बनाया और इससे चित्र श्रृंखला भी इन्होंने बनाई थी। ठीक है, इनकी एक ट्रक पर भी एक श्रृंखला बनी हुई है। ठीक है ना, और दुर्जनी की गैलरी चित्र में भूपेन ने खुद अपने आप को चित्रित किया था। ठीक, बाकी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है इनके बारे में, तो इतना आप बस इनके बारे में थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक, अब बात करते हैं हम, ठीक है, वीरेश्वर भट्टाचार्य के बारे में, जिनका जन्म जो है वो 1935 में हुआ था पटना में। ठीक है, ट्राईएंगल आर्टिस्ट ग्रुप की स्थापना किसने की थी? तो ये वीरेश्वर भट्टाचार्य ने की थी। तो वीरेश्वर भट्टाचार्य ने किस कला विद्यालय में कला के डिप्लोमा प्राप्त किया था? तो गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट पटना से। वीरेश्वर भट्टाचार्य ने किस वाद में रचनाओं का सृजन किया? तो यथार्थवाद तथा अति यथार्थवाद में। इनके बारे में इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं। अब बात करते हैं हम गणेश पाइन के ऊपर। ठीक है,
तो जो गणेश पाइन है उनका जन्म जो है वो 1937 में हुआ था। 1959 में ड्राइंग एंड पेंटिंग डिप्लोमा कहाँ से प्राप्त किया था? तो कलकत्ता। ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। हत्यारा नामक प्रसिद्ध चित्र किसने है? तो गणेश पाइन ने। किसने? हत्यारा। ठीक। कंटी क्या है? ये आ सकता है कंटी। कंटी क्या है? तो ये फ्रांस की चित्रांकन विधि है जिसमें लाल व काले रंग से चित्रांकन किया जाता है, जिसे क्या? कंटी कहा जाता है। इम्पोर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। भारत में कंटी विधि के चित्रांकन करने के लिए कौन फेमस है? तो ये गणेश पाइन ही है। ठीक है, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है इस चीज़ के लिए। ठीक, तो इसको थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट कलाकार, जिनका नाम क्या है? रामेश्वर ब्रूटा। ठीक है, तो रामेश्वर ब्रूटा किस लिए इम्पोर्टेंट है? तो ऐप आकृति, शरीर के किसी एक भाग का प्रदर्शन ऐप आकृति कहलाता है। ठीक है, तो इसके चित्रकार कौन है? रामेश्वर ब्रूटा है। कौन से चित्रकार हैं जिसने अभी तक नारी आकृति नहीं बनाई? रामेश्वर ब्रूटा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये ज़रूर याद कर लीजिएगा कि जिस आ जाएगा 3-4 ऑप्शन कि किसने अभी तक एक भी मतलब अपने जीवन काल में, अभी तक नहीं सॉरी, अपने जीवन काल में एक भी नारी आकृति नहीं बनाई है, तो उसमें आपको याद रखना चाहिए रामेश्वर ब्रूटा का नाम आएगा। ठीक है, ये इनके लिए इम्पॉर्टेंट है। और ब्रूटा किस रूप में प्रसिद्ध थे? चित्रकार तथा ग्राफिक। ठीक है, पहला तो ये कि ऐप आकृति के लिए रामेश्वर ब्रूटा इम्पॉर्टेंट है, और दूसरा ये है कि इन्होंने नारी आकृति नहीं बनाई। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट कलाकार, जिनका नाम है KS कुलकर्णी। ठीक, 1918 बेलगांव, 17 अप्रैल को इनका जन्म हुआ। बेलगांव कहाँ है? बेलगांव जो है पुणे के महाराष्ट्र में है। मृत्यु इनकी जो है वो 17 अक्टूबर 1994 दिल्ली में हुई थी। ठीक है ना। अब देखिए, पाकिस्तान लाहौर से आने वाले कलाकार कौन कौन थे? तो ये कुलकर्णी, कृष्णा तथा प्राणनाथ मांगो, ये 3 कलाकार ऐसे थे जो कि पाकिस्तान से, इसके अलावा भी और पाकिस्तान से आए थे, लेकिन ये पाकिस्तान से आए थे। ठीक है, पाकिस्तान लाहौर से आए विस्थापित कलाकार किस संस्था से जुड़े थे? दिल्ली शिल्पी चक्र से। विस्थापित मतलब जो दूसरी जगह से यहाँ पे स्थापित हुए। ठीक है, पहले लाहौर इंडिया में ही था, लेकिन जब विभाजन हुआ तो लाहौर कहाँ चला गया? पाकिस्तान। तो पाकिस्तान से ये इंडिया में आए थे। और ये कहाँ से जुड़े थे? फिर दिल्ली शिल्पी चक्र से जुड़े थे। KS कुलकर्णी की कला में क्या पाए जाते हैं? तो ग्राम्य जीवन के दृश्य पाए जाते हैं, मतलब गांव के दृश्य पाए जाते हैं। ठीक है, KS कुलकर्णी किस रूप में प्रसिद्ध हैं? चित्रकार, मूर्तिकार तथा ग्राफिक कलाकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। प्रसिद्ध बैल चित्र किसका है? KS कुलकर्णी का। ध्यान दीजिएगा, बैल चित्र मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको कैसे रिलेट कर सकते हैं? कुलकर्णी जो सब कर्म कर देता है, कौन हुए? बैल। बोलते हैं जो बैल बुद्धि होता है, उसके दिमाग में होता है, जो मन करता है वो सारे कर्म कर देता है। ठीक है, तो कुलकर्णी बैल। ठीक है, बैल का चित्रण का प्रसिद्ध है। ठीक, KS कुलकर्णी के चित्रकारी के अतिरिक्त और क्या शौक था? खेलने का शौक था कुलकर्णी को। ठीक है, किसका शौक था? खेल का शौक था। अब देखिए सन 1948, ठीक है, 1948 में नई दिल्ली में त्रिवेणी कला संगम की स्थापना किसने की थी? तो KS कुलकर्णी ने की थी। और KS कुलकर्णी की कला की शिक्षा कहाँ से मिली थी? जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से। घनवाद के प्रेरणा लेने के उपरांत निजी विशेषताओं वाले कलाकार का नाम क्या है? तो इनका नाम क्या है? KS कुलकर्णी। ठीक है, तो थोड़ा सा इनके बारे में और हम बता देते हैं कि ये चित्रकार हैं। ठीक है, ग्रामीण जीवन के ऊपर इन्होंने चित्रकारी की थी। उसके अलावा ये मूर्तिकार भी हैं, ग्राफिक चित्रकार भी हैं। ठीक है, और इन्होंने साइन बोर्ड पेंटर के रूप में भी कार्य किया था। ठीक है ना। और रतन टाटा ट्रस्ट बॉम्बे से शोध छात्रवृत्ति भी इनको मिली थी। हालांकि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन फिर भी याद कर लीजिएगा। ठीक है ना। दिल्ली के टेक्सटाइल डिज़ाइन के पद पर भी इन्होंने काम किया था, लेकिन बाद में उन्होंने 1945 तक उन्होंने वो नौकरी छोड़ दी थी। ठीक है, लेकिन वहाँ पर भी इन्होंने काम किया था। ठीक है ना, तो इस चीज़ को थोड़ा सा याद रखिएगा। इन्होंने जो है 1972 से 78 तक जो है इन्होंने BHU ललित कला विभाग जो है उसमें डीन पद पर कार्य किए थे। ठीक है, कई सारे देशों की इन्होंने यात्राएं भी की थी। ठीक है, जिसमें अमेरिका, मैक्सिको, ग्वाटेमाला, पेरू, ब्राज़ील, बहुत सारे देश थे। ठीक, और ये जो थे वो अजंता के भित्ति चित्र,
ठीक है। चोल कांस्य कला आधुनिक जीवन की शैली में इन्होंने काफ़ी काम किया था। इनकी कला जो है वो अलंकारिकता थी, ठीक। बाकी इनको भी कई सारे पद मिले थे, ठीक है। नेक्स्ट कलाकार के बारे में हम पढ़ लेते हैं, अंजलि इला मेनन, ठीक है। 1940 में इनका जन्म हुआ था। भारत के कौन से चित्रकार हैं जो अपनी पेंटिंग से पीछे अंगूठे का निशान लगाते थे? तो अंजलि इला मेनन ही थे, ठीक है। द फीमेल हेड नामक प्रसिद्ध पेंटिंग किसकी है? तो अंजलि इला मेनन की ही है, ठीक। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आपका ये आधुनिक कला पूरा हम ख़त्म कर देंगे, एकदम फिनिश कर देंगे, ठीक। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मंदिरों के बारे में हम स्टार्ट करेंगे, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।